दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपनी माँ को मेरे घर से बाहर निकाल दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। लगता है कि पकोड़े बन रहे हैं, बहुत सांदी सांदी खुशबू आ रही है। कितने दिन बीत गए इस तरह झमाझम बारिश में पकोड़े खाए हुए। जरा पूछो तो बहू से जगदीश जी बिल्कुल बच्चों की तरह सहकते हुए बोले, हाँ, खुशबू से तो लग ही रहा है कि पकोड़े बन रहे हैं, लेकिन पूछते हुए डर लगता है अब भी गुस्सा जाएगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सावित्री ने अपनी बेबसी जताई। अच्छा, एक बार पूछ लो, फिर कभी दोबारा मत पूछना। जैसे पकौड़ियों की खुशबू जगदीश जी को दीवाना कर रही थी। लवली बेटा, क्या पकौड़ियाँ बना रही हो? अगर बना रही हो तो 2-4 बाबूजी के लिए भेज देना। सावित्री बहुत आहिस्ते से बोली, सबके लिए नहीं बना रही हूँ, बबलू का मन था, बस उसी के लिए थोड़ी सी बना दी। इतना कहकर लवली बड़बड़ाने लगी, कोई भी चीज बनाओ, इन लोगों को पहले महक आ जाती है। बुढ़ा गए हैं लेकिन अभी तृष्णा नहीं मरी, जब देखो तब हर चीज खाने को लालायत रहते हैं। कोई चीज अपने मन की बनाकर खा नहीं सकते, रहते ऊपर हैं, ध्यान नीचे ही लगा रहता। मोहिनी ने भी लवली का साथ दिया। इतना सुनकर सावित्री चुपचाप आंखों में आंसू भरकर वापस लौट आई और उसको देखकर जगदीश जी सब कुछ खुद ही समझ गए। कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ बाप का इकलौता बेटा केशव अपने मम्मी पापा का बड़ा लाडला, अपनी हैसियत के अनुसार दोनों लोग उसकी हर इच्छा पूरी करते। अपना छोटा सा पर निजी मकान ईश्वर का दिया सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। केशव के बड़ा होते होते दोनों लोग उसकी शादी के सपने संजोने लगे। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी कर दूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते और पापा का रिटायरमेंट भी 2-4 सालों में हो जाएगा। उससे पहले ही शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा। मम्मी, मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। लड़की के पापा नहीं हैं, बस एक माँ है। ये तो और भी अच्छी बात है। हम लोग लड़की ढूंढने से बस गए और पापा ना होने से क्या फर्क पड़ता है। कौन हम लोगों को दहेज चाहिए? ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है। कम से कम मम्मी ही हैं, वही बड़ी अच्छी बात है। जगदीश और सावित्री ने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। जो शादी का इंतजाम देखे बहुत खुश हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रखी। सावित्री लवली का मुंह देख देख कर सिहाती रहती और लवली भी उन लोगों का मान सम्मान करती
थी। अचानक एक दिन धमाका हुआ। लवली की मम्मी मोहिनी हमेशा के लिए उन लोगों के साथ रहने के लिए आ गई। सावित्री को उनका आना बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है कि समदन जी यहीं रहेगी तो मुझे दूसरिया हो जाएगा। लेकिन उस दिन से लवली का व्यवहार उन लोगों के प्रति बदल गया। सावित्री को कुछ दिनों के लिए अपने मायके शादी में जाना पड़ा और जगदीश जी भी साथ में गए और घर की चाबियां लवली को सौंप गए। लेकिन लौटकर जब आए तो घर की कायाकल्प ही बदल गई थी। मम्मी जी आप लोग ऊपर के कमरे में रह लीजिए, मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है इसलिए आप लोगों का कमरा मम्मी को दे दिया। लवली ने सफाई पेश कि मेरे कौन पैर बहुत मजबूत हैं, कहना चाहती थी सावित्री, लेकिन लड़ाई झगड़े को सोचकर चुप लगा गई। आप चिंता ना करिए, आप लोगों का खाना पीना ऊपर ही पहुंचा दिया करूंगी। लवली ने नीचे आने रास्ते ही बंद कर देना चाहा। थोड़े दिनों बाद जगदीश जी का रिटायरमेंट भी हो गया और पति पत्नी दोनों ऊपर ही रहते। बहुत जरूरी काम हो तब तो नीचे आते, लेकिन बाकी समय ऊपर। केशव पहले तो कभी कभार ऊपर आ भी जाता था, लेकिन अब तो हर समय सास के पास बैठा बतियाता करता, लेकिन ऊपर का रुख नहीं करता। कभी सावित्री आवाज देकर बुलाती भी तो अक्सर काम का बहाना करके टाला मटोली कर जाता। पराई बहू के आते ही बेटे को भी पराया होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। नीचे हर तरह के पकवान बनते, लेकिन ऊपर वही रुका सूखा खाना आता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाते हैं। जगदीश जी मन महसूस कर रह जाते, क्योंकि हमेशा से ही खाने पीने के बड़े शौकीन जो रहे। ये सब देखकर सावित्री बहुत व्यतीत हो जाती। मैं चाहती हूँ कि अपनी रसोई ऊपर ही बना लूं। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत तो है कि अपने दोनों भर का खाना तो बना ही सकती हूँ। क्या फायदा, बेकार में बदनामी होगी और कुछ नहीं। जैसा चलता है वैसे ही चलने दो। लेकिन आज पकौड़ियों की बेतहाशा तलब जगदीश की आंखों में देखकर सावित्री से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर सावित्री नीचे उतर गई। जब बाजार से लौटकर आई तो पूरा गृहस्थी का सामान साथ में था। तब तक केशव भी दुकान से आ चुका था। मम्मी ये सब क्या है बेटा? अभी तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है और ये सब तेरे बाबूजी को पकौड़ियाँ खिलाने का इंतजाम है। आज से हम अपना खाना ऊपर कमरे में ही बना लेंगे। और हाँ, एक बात और, 15 दिन के अंदर अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। मुझे ये घर खाली चाहिए। आप मजाक कर रही है ना? मजाक तो तुम लोग मेरा बना रहे थे,
लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। ऐसा मत कहिए मम्मी, नहीं अब ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोगों से इतनी गर्मी में ऊपर नहीं रहा जाता। आप लोग अकेले इस घर में रह कर करेगी भी क्या? मैं कुछ भी करूं, साए बेचूं, साए किराएदार रखूं, साए अपने जैसे 2-4 साथी इकट्ठा कर लूं, लेकिन तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। अब लवली की बारी थी घड़ियाली आंसू बहाने की। माफी के दिन बीत गए लवली, और हाँ, ये घर मेरे ही नाम पर है, तो मुझे 15 दिन में पूरा घर हर हालत में खाली चाहिए। हम लोगों का भी तो सोचिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे, वो तुम्हारा निर्णय है। जहाँ इच्छा हो वहाँ रहो। सोचने समझने का काम अब हम लोगों ने छोड़ दिया। समदन जी माफ कर दीजिए बच्चों को, आप तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलिए, और अब हमारा फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इतना कहकर सावित्री ऊपर चली गई और लेबर लोग सामान ऊपर सड़ाने लगे। राघव, लवली और मोहिनी ठगे से खड़े हुए सावित्री को ऊपर जाते हुए देखते रहे। ये सब क्या है सावित्री? अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे? ये सब आप को पकौड़ियाँ खिलाने की मेरी छोटी सी कोशिश कहते कहते इतने दिनों का भरा हुआ गुबार भर भरा कर निकल पड़ा सावित्री के, और सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी ने सावित्री की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़कर सावित्री को गले लगा लिया, और सावित्री कस कर जगदीश जी से लिपट गई।